यूटिलाइजेशन और ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लिए मैंने फिजिक्स वाला से ही कोर्स खरीदा था। ये जो संघर्ष आप लगातार करते रहे थे, वो संघर्ष की कहानी कैसी थी? मगर मैंने अपना गोल बना दिया था, हर दिन का एक टारगेट रहता था मेरा, वो पूरा हो गया तो मैं सो जाऊँगा, वरना नहीं सोऊँगा, ऐसा रहता था सर। जैसे मैंने बोला कि 300 क्वेश्चन 200 लगाने हैं जीएस के, तो वो लगा के ही मैं सोऊँगा सर। आप ज़रूर सफल होइएगा, ईमानदार खुद से रहिए। दूसरों को दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, आप खुद से ईमानदार रहिए। आप अपने बारे में सबसे ज़्यादा आप अपने बारे में जानते हैं सर। अपनी लगन, मेहनत, कलम और संघर्ष से अपने सफलता की कहानी लिखने वाले अतुल आदित्य हमारे साथ हैं। अतुल आदित्य इस साल एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में चयनित हुए हैं। ये हमारे फिजिक्स वाला के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। तो अतुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। सारे स्टूडेंट्स आपसे जानना चाहते हैं कि आपने ये सफलता की कहानी कैसे लिखी, किस तरह से आपका संघर्ष रहा, क्या रहा है। तो अतुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, अच्छे हैं। बढ़िया है। तो यार, आपका सीपीडब्ल्यूडी में चयन हुआ। आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले कि आपने क्या क्या पढ़ाई की थी, और ये जो संघर्ष आप लगातार करते रहे थे, वो संघर्ष की कहानी कैसी थी? हर कोई आपके संघर्ष की कहानी जानना चाहते हैं। सर मैंने बीटेक 2021 में पास आउट किया था। उसके बाद मैं गेट की तैयारी में लग गया, और गेट की तैयारी में होते होते मुझे उतना क्वालिफाई तो मैं कर जा रहा था, मगर उतना अच्छा रैंक नहीं आ रहा था। अच्छा। तो उसके चलते मुझे कोई ढंग का एमटेक कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते मैंने अपना रास्ता बदला और एसएससी जेई की तरफ मैंने तैयारी अपना शुरू किया। तो 2022 का अटेम्प्ट देने के बाद मैंने 23 का अटेम्प्ट दिया था एसएससी जेई में। उसके बाद ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है सर। अच्छा, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट है। तो हाँ फर्स्ट सर। अटेम्प्ट में कैसा रहा था आपका? वहां पर कहां पर चुके थे आप? क्या सीबीटी वन वहां भी आपका क्लियर हुआ था? नहीं सर, सीबीटी वन वहाँ पे क्लियर नहीं हुआ था, और मैं जीएस में चूक गया था। जीएस में मेरे बहुत कम मार्क आ गए थे सर, 9-10 नंबर ऐसे आए अच्छा। तो फिर थे। पिछली बार आप सीबीटी वन भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इस बार आपने सीबीटी वन साथ साथ सीबीटी टू दोनों क्वालिफाई कर दिया। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है यार। तो अब बताइए कि इस बार आपने अपनी रणनीति में क्या क्या बदलाव किए थे, जिससे कि पिछली बार बिल्कुल फेल किए और इस बार सीधे सीपीडब्ल्यूडी में अपना रैंक ले आए। अब बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो एसएससी जेई या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए हमें अपने कमजोरियों को ढूंढना पड़ता है सर। मेरा वीकनेस ये रहा है कि जैसे हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो जीके जीएस पे उतना ध्यान हम लोग नहीं देते हैं शुरू से ही। यस। तो हम लोग को जब अचानक से पढ़ना पड़ता है तो वो थोड़ा हम लोग को टफ लगता है मेमोराइज करने में, या फिर उसको रिटेन करने में। तो प्रॉब्लम होता है उसको। जो सब्जेक्ट है जैसे नेटवर्क हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया, ये मेरे ठीक थे। मगर ये जो माइनस जिससे कम मार्क्स के आते हैं सवाल एसएससी जेई में, जैसे यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरे वीक पड़ रहे थे सर। तो इसको मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इग्नोर कर दिया था, सोचा था यहाँ से मैं ज़्यादा स्कोर करके और कर लूँगा, मगर अच्छा, वहाँ यानी से। यानी हाँ सर। लास्ट पिछली बार आपने ना यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ा, ना बेसिक हाँ सर। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े थे, और साथ साथ आप जनरल स्टडीज वाले पोर्शंस को भी, मतलब लगभग हम्म, लगभग आप नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़ पाया था सर, जी सर। अच्छा। तो इस बार फिर आपने कैसे इन सारे सब्जेक्ट्स पर अलग से फोकस किया, चाहे जनरल स्टडीज हो? क्योंकि जनरल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, उसके लिए हर कोई स्टूडेंट चिंतित रहता है। सारे जो बीटेक और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं हर कोई साइंस बैकग्राउंड से ही है। टोटल के सारे स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से हैं। उनकी सबसे प्रमुख चिंता होती है कि जनरल स्टडीज में हम कैसे मार्क्स करें, स्कोर करें। तो उसके बारे में आप बताइए, जनरल स्टडीज बताइए। साथ साथ जो आप कह रहे हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और यूटिलाइजेशन जैसे सब्जेक्ट्स में आपको मुश्किलें आ रही थी, तो वहां पर किस तरह से आपने फिर एक साल में ही सब्जेक्ट्स को कैसे अपने नॉलेज को बूस्टअप किया? सर जनरल स्टडीज़ के लिए तो मैं क्वेश्चंस ज़्यादा लगाता था सर, क्योंकि वहीं से एक्यूरेसी आता है जनरल स्टडीज़ में। यस। आप अगर मैं थ्योरी ही केवल पढ़ता रहूं तो वहाँ से मेरा एक्यूरेसी, मैं रिकॉल नहीं कर पाऊंगा क्वेश्चंस को। तो हम्म। एक एक्यूरेट आंसर के लिए मैं ज़्यादा सवाल लगाता था। सवाल मतलब 200-300 सवाल एक दिन में कर लेता था सर। हाँ सर। एक दिन और में उसके बाद 200 से 300 सवाल करते थे आप? हाँ सर, करता था सर। ठीक है। और यूटिलाइजेशन और ये एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लिए मैंने फिजिक्स वाला से ही कोर्स खरीदा था।
अच्छा। चाणक्य चाणक्य बैच सी वीओडी कोर्स आता है सर। अच्छा, जो उसको चाणक्य बैच हमारा वीओडी कोर्स है उसमें सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स पहले से रिकॉर्डेड प्रोवाइड किए हाँ गए सर। हैं, जिसको कि कोई भी स्टूडेंट जितना फास्ट चाहे उतना फास्ट देख सकता है, उसे हाँ पढ़ सकता है। हाँ सर, मोटिव यही रहा है मेरा कि वीओडी लेने का, कि सारे एक बार रहेंगे और फास्ट मोड में मैं कंप्लीट कर सकूंगा। यस। लाइफ में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है सर, इसीलिए वीओडी मैंने तो परचेज किया था। वहां पर आपको इन सब्जेक्ट्स में मदद मिली थी? हाँ सर, आपने यूटिलाइजेशन पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया सर। अच्छा। मतलब अच्छा लगा सर, पढ़ के समझ में आया। उसके हम्म। बाद इंटरेस्ट भी हो गया, ट्रैक्शन और इल्यूमिनेशन वेल्डिंग, इस हम्म। समय इंटरेस्ट थोड़ा जगा मेरा। इसके बाद मैंने क्वेश्चंस लगाए प्रीवियस ईयर, और एग्जैक्टली। वहीं से मेरा पकड़ बन गया सर सब्जेक्ट पे। यस सर। अच्छा, तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और शायद आपने उसके बाद चयन बैच में भी इनरोल किया था, जो हाँ चयन बैच सर, हमारा सीबीटी टू बैच था। हाँ सर, उसके उसको मैंने क्वेश्चंस के लिए किए थे सर, रिवीजन के लिए, कि लास्ट में रिवीजन करना पड़ेगा, क्वेश्चंस के लिए किए थे सर बेसिकली। क्योंकि एसएससी जेई का मेंस जो इस बार हुआ है वो ऑब्जेक्टिव हुआ है। ये मतलब दूसरी बार हो रहा है, पहले से ही उसका कोई रिकॉर्ड है नहीं जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर कोई सॉल्व कर पाए। तो हम्म। उसमें टीचर्स के एक्सपीरियंस के अनुसार क्वेश्चंस रहते थे, तो वहाँ से मैंने थोड़ा हेल्प ली सर, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया अच्छा, चलिए ये तो था। बहुत अच्छी बात है। अब यार, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पिछले 2-3 सालों से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। शायद एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहां पर उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो जाते हैं। वहां पर उन्हें लगता है कि यही आंसर सही होगा, वो टिक कर देते हैं। बाद में वैसे पता चलता है कि वो आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो क्या कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ था, जब एग्जामिनेशन हॉल में आपने सीबीटी टू में अपियर हुए, सीबीटी टू वन में अपियर हुए थे, तो क्या आपको ऐसा लगा था कि बहुत सारे मिस्टेक्स हुए, अगर वो मिस्टेक ना होते तो बहुत अच्छे मार्क्स और आ सकते थे? हाँ सर, सीबीटी वन में मेरे टेक्निकल के मार्क्स कम होने का मेनली यही कारण था सर। मैंने निगेटिव ज़्यादा कर दिया था, और उस हम्म। समय मेरा एक्यूरेसी खराब था। क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड सिलेबस है सर एसएससी का। जीएस भी हम लोग को पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग हो गया, टेक्निकल हो गया, और पूरे डेप्थ से पूछता है सर। और उसके चलते मेरा टेक्निकल साइड में थोड़ा कमज़ोर रह गया था, वहीं से मेरा एक्यूरेसी डाउन हो गया। मगर जब मैंने मेंस दिया तो पूरा टेक्निकल ही पढ़ना था। तो टेक्निकल पढ़ने के लिए आपका बैच लिया था, वहाँ से पढ़ा, या फिर मैंने पीवाईक्यू दिए, पीवा हम्म। पीवाईक्यू बनाए, हम्म। पीवाईक्यू से सवाल लगाए, और टेस्ट बहुत सारे दिए हैं सर। लगभग मैंने 50+ टेस्ट दिए हैं सर। 50 50। से अधिक टेस्ट दिए? हाँ, हाँ सर, 50 यार 60। ये बताओ कि टेस्ट जब आप देते थे तो कई हाँ बार सर। ऐसा भी हुआ होगा कि टेस्ट में कम मार्क्स आए हो और आप डिमोटिवेट हुए हो? हाँ सर, होता था सर, ह्यूमन नेचर है सर। मार्क्स नहीं दिखते हैं तो थोड़ा लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मैंने सर टेस्ट में मिस्टेक कॉपी बनाई थी सर। अ, मिस्टेक कॉपी बनाई थी? हाँ सर, जो आप भी मेरे। सारे स्टूडेंट्स इस चीज को सुन लीजिए, देखिए वो क्या बतलाना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि टेस्ट में उन्होंने मिस्टेक कॉपी बनाई थी। उसमें क्या क्या चीज मेंशन करते थे अतुल, ये बताइए। सर उसमें जैसे मैंने टेस्ट दिया, उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हुए या फिर जो अनअटेम्प्टेड रह गए, तो उसके हम्म। लिए जो सॉल्यूशन रहता था उन क्वेश्चंस का, वहाँ से हम्म। मैं पकड़ता था, और जो उसका आंसर होगा उसको तो लिखना ही है। अगल हम्म। बगल के जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ मैं वीक हूँ, जो नया हम्म। चीज़ है मेरे लिए, उसको भी मैं हम्म। लिखता था सर। और अगली बार जब टेस्ट देता था तो उसको पहले मैं रिवाइज करके तब अगला टेस्ट देता था सर। अच्छा, ये कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि टेस्ट दे रहे हैं, पहला टेस्ट दिए, दूसरा टेस्ट दिए, तीसरा टेस्ट दिए, टेस्ट देते चले जाते हैं। उनमें जो गलत क्वेश्चंस होते हैं ना, जिन क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने गलत टिक किया है, उसको उस समय वो क्लियर ही नहीं करते, वो पढ़ते ही नहीं है दोबारा, वो बस टेस्ट देते जाते हैं, उनको टेस्ट कंप्लीट होना होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत सही रणनीति थी। और ऐसा मैं भी अक्सर स्टूडेंट्स को कहा करता हूं, हम सारे फैकल्टी मेंबर्स ये बात को हमेशा बोला करते हैं कि भाई अगर आप टेस्ट दे रहे हो ना, तो टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपके जितने मार्क्स आए खुश हो जाओ बस। नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आपके, क्योंकि गलत क्वेश्चंस को नोट करना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो अतुल यही काम करते थे। अतुल वो सारे टॉपिक्स को भी नोट करते होंगे, वो सारे पॉइंट्स को नोट करते थे जहां पर वो मिस्टेक करते थे। और आई थिंक ये
अतुल के सक्सेस का बहुत बड़ा राज है कि पिछली बार जो सीबीटी 1 भी क्लियर नहीं कर पाया, इस बार सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों क्लियर करके दिखाया। तो ये यार कहीं ना कहीं आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, और जो कोई इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखता है उसमें बहुत अधिक सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। अगर आपको सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना है तो आपको अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो अतुल अपनी गलतियों से सीखते गए और एक दिन उन्होंने ये सक्सेस अचीव कर लिया। तो यार अतुल ये बताओ कि जिस दिन रिजल्ट आया, आपने अपना नाम देखा होगा, सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट देखा, तो कैसा लगा था उस टाइम, और सबसे पहले उसमें आपने ये रिजल्ट किनको बताया था? सर बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि सोचा हुआ सपना पूरा हो गया सर। अच्छा। और उसके जब रिजल्ट देखा तो मेरे फैमिली मेम्बर में मेरे चाचा हैं, वो अच्छा। मुझे शुरू से ही बहुत सपोर्ट करते आए हैं। तो मैंने अच्छा। फाइनेंशियली पढ़ाई लिखाई का जो भी है वही करते आए हैं। अच्छा। और फाइनेंशियली हो गया या फिर मैं जब भी टेस्ट देता था तो हम्म। उसका स्क्रीनशॉट अपने चाचा को भेजता था, ताकि मेरा वो डिसिप्लिन बना रहे सर। और अगली दिन अगर नहीं टेस्ट का स्क्रीनशॉट आता तो वो पूछने लगते थे कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं आया टेस्ट। तो ऐसा हुआ था सर। और मैंने मैंने सबसे पहले उन्हीं को बताया, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं का जानने का हक था सर। और मेरे माता पिता भी हैं। मेरे पिताजी कभी नहीं बोले हैं कि आप तैयारी छोड़ के कभी कोई काम कीजिए, काम अच्छा। करो। कभी फोर्स नहीं, कभी कंपल्सन नहीं किए हैं सर। हमेशा हमें सपोर्ट किए हैं। और फिर मैंने घर में बताया, चाचा को बताने के बाद फिर ऐसे हम्म। हुआ सर। हाँ सर। अच्छा। तो यार देखो, ये कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि इनके घर में इनके चाचा जी हमेशा इनका टेस्ट रिपोर्ट देखा करते थे। तो हाँ सर। एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स भी हमारे इंटरव्यू को देख रहे होंगे। तो देखिए, ये कहीं न कहीं एक पॉइंट आप लोग भी नोट कर लीजिए कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, तो अगर आप सक्षम हैं, अगर मान लीजिए आप उन चीज़ों को देख पाते हैं, बच्चों का रिजल्ट आप देख पाते हैं, तो उन्हें हमेशा उनका टेस्ट रिपोर्ट पता किया कीजिए कि कितने मार्क्स उनके आ रहे हैं, क्या चल रही है उनकी पढ़ाई लिखाई। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं। किसी दिन कोई टेस्ट सीरीज में टॉप करता है ना, तो एकदम फोन करके अपने पेरेंट्स को बताता है कि आज मैं टेस्ट सीरीज में टॉप किया हूँ। लेकिन किसी दिन अगर मार्क्स नहीं अच्छे आते हैं ना, तो वो बताता नहीं है अपने पेरेंट्स को कि हमें मार्क्स आया है नहीं आया है। वो शायद ये भी बता देते होंगे कि टेस्ट हुआ ही नहीं। तो ये बहुत ही एक ईमानदारी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, एक पारदर्शिता रखना पड़ता है किसी भी चीजों में। तो मतलब टीचर से भी बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का, जो भी फैमिली मेंबर में गार्जियन होते हैं किसी स्टूडेंट्स के, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। एक अनुशासन की जरूरत होती है, बिना अनुशासन के रिजल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका स्टूडेंट बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेगा, बहुत सारी डिग्रियां ले लेगा, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जॉब ले रहा है ना, तो एक अनुशासन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और वो अनुशासन अतुल में था। और अतुल अपने परिवार वालों को अपने रिजल्ट बताते थे हमेशा, पहले भी टेस्ट के मार्क्स भी बताया करते थे, और फिर जाकर इन्होंने फाइनली अपना एक रिजल्ट भी बताया। तो अतुल, थोड़े से और अगर हम बात करें, तो आपने बताया कि 2021 में आपका बीटेक पूरा हुआ, फिर आपने पहले गेट ट्राई किया, एक दो साल आपने गेट ट्राई किया, लेकिन देखा कि गेट में आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो फिर आपने डिसाइड किया कि एसएससी जेई की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो यार उस समय आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत टफ डिसीजन लेने वाले हो? कई बार आपका मन कर रहा होगा कि नहीं नहीं, ये हम क्या कर रहे हैं, हम तो गेट की तैयारी कर रहे थे, हम तुरंत एसएससी जेई में स्विच करेंगे, वहां पर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग, हमारे लिए बहुत चैलेंज का विषय रहेगा। तो क्या आपको लगा था? खुद पर भरोसा था सर। खुद पर जैसे भरोसा मेरे था। स्कूल, हाँ सर, क्योंकि मेरे स्कूल में भी एसएसटी जो सब्जेक्ट होता है, सोशल साइंस, उसमें भी मेरे मार्क्स ठीक ठाक रहते थे। बीच में जब मैंने साइंस बैकग्राउंड चूज किया, तब से उधर मेरा सोशल साइंस वाला छूट गया था। और फिर जब मैंने एसएससी का डिसीजन लिया, तो उसमें मेरे मन में आया कि नहीं, मैं पहले भी अच्छा कर पाया हूँ तो अभी भी अच्छा कर पाऊंगा। तो मैंने उसके वजह से एसएससी में अपना रुझान किया सर। ये तो सर। यार आपको जैसे 2021 से 2025 लगभग 3-4 साल लगे, तो कई बार ऐसा भी होता होगा ना कि आपसे कोई रिश्तेदार आपके पूछते होंगे, कोई पड़ोसी पूछते होंगे, या आपके घर पे ही मान लीजिए आपके माता पिता जी हैं, आपके चाचा जी हैं, उनको शायद कोई पड़ोसी पूछते होंगे कि और अतुल बीटेक कर लिया, अब क्या किया, कहाँ प्लेसमेंट हुआ नहीं हुआ, अभी क्या कर रहा है? क्या कुछ इस तरह के प्रेशर भी कभी आपको लगते थे आ रहे हैं? हाँ सर, आते थे सर। उसके चक्कर में मैंने कहीं जाना ही छोड़ दिया था सर। अच्छा, कि अपने आप को मेरा आइसोलेट कर लिए थे। आइसोलेट कर लिए थे सर। मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत कम रहा है सर। मैं पटना में तैयारी करता हूँ,
तो वहाँ पे भी मैंने बहुत कम दोस्त बनाए हैं। एक दोस्त है, वो भी कहीं और रहता है, दरभंगा रहता है, वहाँ से तैयारी करता है। तो मैंने बहुत अपने को आइसोलेट करके रखा था, क्योंकि मैं जानता था कि जहाँ इन्फ्लुएंस होता है सर, साथ रहने में अपने सर्कल का इन्फ्लुएंस होता है। यस सर, तो मैं खुद में ही अपना डिसिप्लिन डेवलप करना चाहता था, और इसीलिए मैंने आइसोलेट रखा है सर खुद को बहुत ज़्यादा। देखो अतुल, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हर किसी के लिए सुनना चाहिए, हर किसी स्टूडेंट को ये बात सुननी चाहिए। पटना में रहते हुए, पटना मतलब स्टूडेंट्स का हब है, हब है, हब है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं। और वहां पर पटना में रहते हुए अगर अतुल के दोस्त ना हो, तो ये सोच सकते हो कि अपने आप में कितना इन्होंने अपने आप को बहुत ही, मन को बहुत स्थिर करके रखा होगा। जो आदमी मन को स्थिर नहीं कर पाता है ना, वो सफल नहीं हो पाता है। इन्होंने कितना अपने आप को, मन को, यार कई सारी, कभी कितना बार आपको मन करता होगा कि इससे दोस्ती कर ले, बगल में लॉज वाले बगल से दोस्ती कर ले, कुछ बर्गर पिज्जा खाने निकले, अच्छा रहेगा, घूमने निकले। लेकिन अतुल ये सब काम नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर इन सभी चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे तो कहीं न कहीं हमें शायद इस बार भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो अतुल इन चीजों से थोड़े से दूर रहते थे। तो ये तो मैं आप लोगों को भी कहूंगा कि आप प्रयास यही कीजिए कि मोबाइल फोन, व्हाट्सअप, फेसबुक, इन सभी चीजों से थोड़ा सा दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ पढ़ाई के लिए ही यूज कीजिए। ऑफ कोर्स अगर आप ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स पढ़ाई के लिए तो मोबाइल फोन, इन सभी चीजों का यूज करेंगे ही। लेकिन बाकी चीजों के लिए आप, मुझे नहीं लगता है कि मोबाइल फोन के साथ जितना, मतलब मोबाइल फोन के जितने नजदीक रहोगे ना, जितना देर मोबाइल फोन पर गुजारोगे, तो उतना कहीं न कहीं रिजल्ट से आप दूर होते जाओगे अपने आप को। इसलिए मोबाइल फोन पर सिर्फ सर, एजुकेशनल कंटेंट देखें। हाँ बताइए। वीओडी लेने का मेरा एक और यही पर्पज था सर। डिस्ट्रैक्शन होता है फ़ोन में, तो मैं क्या करता था कि डाउनलोड कर लेता था लेक्चर, और डाउनलोड करके मैं नेट ऑफ करके अपना देखता था सर, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन किसी प्रकार का ना आने पाए और ना कोई डिस्ट्रैक्शन होने पाए सर। अच्छा, तो चाणक्य बैच बैच का हमारा एक और भी खास एडवांटेज है कि आपने अगर एक बार बैच ले लिया तो फिर उसको आप देख रहे थे, आराम से वीडियो डाउनलोड करके रख लिया, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ ही नहीं फिर इन चीज़ों का। ये तो बहुत अच्छी बात है। और यार खास करके आप कह रहे हो ना कि रिश्तेदार या कोई भी आपके घर में पूछा करते थे कि अतुल क्या कर रहा है, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। सच में यही करना ही पड़ता है यार, क्या करोगे। और आज जब आपने रिजल्ट आपका आ गया, फिर आपने सब, हर किसी को फोन कर दिया होगा, हर किसी ने आपकी तारीफ कर की होगी। सही बात है। हाँ सर। अच्छा, तो फिर यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अतुल। और भी कुछ अगर अपना संघर्ष आप बतलाना चाहते हैं, या फिर आप अपने जूनियर्स को क्या क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। जो आपके साथी जूनियर्स जो एसएससी जेई या फिर रेलवे जेई जैसे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे, कुछ बातें बताइए अब अपनी। सबसे बड़ी बात है सर, धैर्य रखना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अपने कमजोरियों को पहचानिए, आप कहाँ लैग कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि आप किसी भी आप एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप किसी भी सब्जेक्ट को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं सर। ये एक सुसाइड के जैसा है। कंपटीशन बहुत टफ है, और उसमें आपको सस्टेन करना है खुद को। तो आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ नहीं सकते हैं। यही मैंने गलती किया था सर, पहले अटेम्प्ट में अपने, कि सब्जेक्ट मैंने छोड़ दिए थे सर, जैसे नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट। ये सब मेरे ठीक थे गेट की वजह से, गेट का तैयारी मैंने पहले किया था, तो ये सब मेरे ठीक थे। मगर यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन एंड ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब मेरे छूट गए थे। तो मैंने इस पर कम ध्यान था, सोचा था कि मतलब हो जाएगा, मतलब वहाँ तक मतलब हो जाएगा, मतलब हुआ नहीं वहाँ पे जाने के बाद। और जीएस में भी मार्क्स कम रहे, तो यही मैं बोलूँगा कि जीएस के लिए आप ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं, और टेक्निकल के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट ना छोड़ें, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और आपको एक सीट हासिल करना है, तो उसके लिए आपको एक नंबर भी लूज़ करने में आपको सोचना चाहिए। और यही है सर, पेशेंस रखिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर सफल होइएगा। ईमानदार खुद से रहिए, दूसरों को दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं। आप खुद से ईमानदार रहिए। आप अपने बारे में, सबसे ज़्यादा आप अपने बारे में जानते हैं सर। तो इसीलिए, और अगर आप कहीं लैग करते हैं तो वहाँ पे अपने किसी भी जो आपके नज़दीकी हैं, वहीं से आप उनका आप सपोर्ट लीजिए। या फिर वो किसी तरह का सपोर्ट हो सकता है सर, ये मतलब जैसे मैंने बोला कि मैं अपना स्क्रीनशॉट भेजता था अपने को, खुद को डिसिप्लिन में रखने के लिए, और आइसोलेट किया था। ऐसा आप भी कर सकते हैं। आपके भी फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई होंगे, उनका आप सपोर्ट लीजिए और उनको भेजिए, बोलिए कि आप हमसे रोज़ मांगिए। टेस्ट आप हमेशा दीजिए।
टेस्ट आप दीजिएगा, वहीं से आपका एक्यूरेसी बढ़ता है और नंबर भी बढ़ते हैं। और यही है सर। और सबसे ज़्यादा तो टेस्ट ही रोल प्ले करता है सर। वहीं से एक्यूरेसी आता है और वहीं से सब कुछ होता है सर, स्पीड सब कुछ वहीं से होता है। पढ़ाई तो है ही। तो यही है मेरा कि आप धैर्य रखिए। अगर आप एक दो नंबर से कहीं रह रहे हैं तो आप समझिए कि आप रेस में आगे हैं। आप अपना डायरेक्शन बदलने का कोशिश ना कीजिए। बहुत लोग करते हैं सर कि सीजीएल में चले जाते हैं, एसएससी सीजीएल में अपना पूरा कोर बदल देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। मैथ हो एग्जैक्टली। सब आपको स्टार्टिंग से शुरू। यहाँ पे आप हैं कुछ, आपने डिस्टेंस तय कर लिया है, तो आप इसी में लगे रहिए, हो जाएगा। और बस अपने से ईमानदार रहिए, खुद से ईमानदारी बहुत जरूरी है सर। मैं यही बोलूंगा, मेहनत तो सब करते हैं, ईमानदार रहना जरूरी है सर। यार एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है तब से आपसे पूछने का, यस सर। कि अधिकतर स्टूडेंट्स जब अपने टॉपर्स के वीडियोज को देखते हैं, टॉपर्स से बातें करते हैं, तो उनसे एक सवाल पूछते हैं कि भाई साहब आप पढ़ाई कितने देर करते थे, सेल्फ स्टडी कितने देर करते करते थे। तो आप थोड़े से टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताइए कि कैसे क्या रूटीन आपका रहता था, दिन में पढ़ते थे, रात में पढ़ते थे, कितना देर पढ़ाई करते थे। ये एक बार बता दीजिए सारे स्टूडेंट्स को। सारे स्टूडेंट्स ये बात जानने में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, हमें पता है। सर मैं गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करता था। मेरे कभी घंटे मैंने काउंट उतने नहीं किए हैं। ऐसे हम्म। हो जाते थे सर, 8 घंटे 10 घंटे हो ही जाते थे, मैंने देखा है। मगर मैंने अपना गोल बना दिया था, हर दिन का एक टारगेट रहता था मेरा, वो पूरा हो गया तो मैं सो जाऊंगा, वरना नहीं सोऊंगा, ऐसा रहता था सर। जैसे मैंने बोला कि 300 क्वेश्चन 200 लगाने हैं जीएस के, तो वो लगा के ही मैं सोऊंगा सर, ऐसा रहता था। और एवरेज मेरा जाता था सर 8 घंटे 10 घंटे, यही रहता था सर। ये कभी कभी 12 भी हो जाते थे, मगर एवरेज मेरा 10 घंटा रहा है सर। हम्म। 8 से 10 यही रहा है सर। 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, लेकिन वो इफेक्टिव पढ़ाई होती थी, हाँ इफेक्टिव सर। पढ़ाई होती थी। हाँ ये तो सर। बात बिल्कुल सही है। कंसंट्रेशन फोकस के साथ ही कोई भी काम करना चाहिए, बिना कंसंट्रेशन के कोई भी काम नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, एक कंसंट्रेशन और बात है सर। हाँ बताइए। एक और बात है सर कि बहुत लोग लगातार बैठने का कोशिश करते हैं, 4 घंटा पाँच हम्म। घंटा वैसे नहीं होता है सर। मैंने बैठ मेरा क्या अच्छा। था कि मैं 55 मिनट का टाइमर लगाता था, हम्म। 1 घंटे पढ़ाई की, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेता था। तो वो मेरा कुल मिला के 60 मिनट हो गए, 1 घंटे हो गए। तो मतलब 1 घंटे में मैं 55 मिनट पढ़ा, 5 मिनट मैंने ब्रेक लिया। ब्रेक ले लेके मैं पढ़ता था, तब जाके ज़्यादा घंटे हो पाते थे या फिर ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता था सर पढ़ाई में। यस सर। ये तो बहुत ही इफेक्टिव बात आपने कही कि ये हर कोई स्टूडेंट ट्राई कर सकता है। कोई भी ऐसा टारगेट सेट कर लेता है कि हमें 6 घंटे पढ़ना ही है, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप उसके जगह क्या करते थे कि अलार्म सेट कर लेते थे, 55 मिनट्स का टाइमर सेट कर लेते थे, और उसमें फिर नेक्स्ट 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेते थे, उसके बाद पढ़ाई करते थे। हाँ तो सर। ये तो यार बहुत सही है। बहुत मतलब मुझे सच में आपसे बात करके कई स्टूडेंट से मैं कनेक्ट किया हूँ रिजल्ट के बाद, सबसे सबने कुछ ना कुछ अपनी अपनी बहुत ही अलग बात कही, अपनी अपनी कुछ ना कुछ बहुत अच्छाइयाँ बताई है। तो आपकी मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी कि ये हर किसी स्टूडेंट को भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए अगर वो चाहें तो, कि थोड़े से 2-4 मिनट का ब्रेक ले लें पढ़ने में, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत कामयाब होगे अगर आप ऐसा करते हो तो। यस। तो अतुल, बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ जुड़कर। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। हम सारे फिजिक्स वाला की टीम, हम सारे फैकल्टी मेंबर्स आप पर बहुत ज़्यादा प्राउड हैं कि यार आप मतलब फिजिक्स वाला से जुड़े। लास्ट टाइम आपने क्वालिफाई नहीं किया था, फिर आप फिजिक्स वाला से जुड़े। स्पेशली आप उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जहां पर आप लैग कर रहे थे, पहले शायद पढ़े नहीं थे। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि पूरी फिजिक्स वाला की जो टीम है ना, हर हमेशा कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जनरल स्टडीज का पोर्शंस, करंट अफेयर का पोर्शंस, उनको पता है कि वहां पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को थोड़े से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो वहां पर वो लोग हमेशा इस बात से को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा बातें करते रहते हैं कि स्टूडेंट्स को जीएस का पोर्शंस बहुत अच्छे से डील कराना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आप यूटिलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, तो यहाँ पर भी हम लोगों से लगातार बातें होती रहती है कि हाँ इस सब्जेक्ट्स पर आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या स्ट्रेटजी आपको इस सब्जेक्ट्स को सिखलाने की। तो यार बहुत अच्छा लगा अतुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। थैंक यू सर, थैंक यू।